नाज़रीन आदाब, खास बात पे आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मुंबई बम धमाका मामले में मुजरिमीन की सजा पर कोटा की खुसूसी अदालत में दूसरे दिन भी हुई समाअत। कल आ सकता है अदालत का फैसला। महाराष्ट्र में ठंडे बस्ते में पड़े रिजर्वेशन को दोबारा बहाल करने का मुतालबा। मुस्लिम आरक्षण समिति ने अराकीन असेंबली को लिखा खत। एमआईएम ने कहा अदालत का रुख वाहिद रास्ता। लातेहार कत्ल मामले पर इदारे शरिया की झारखंड के डीजीपी से मुलाकात। वफ्द ने किया गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा। मेरठ में तहसील के सरकारी मुलाजिमीन की मिलीभगत से वक्फ प्रॉपर्टी में खुर्द-बुर्द का नया मामला। जिला इंतजामिया ने दोबारा जांच का दिया हुक्म। टीवी की खबर का असर। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने सरकारी वसाइल में अक़लियतों की हिस्सेदारी यकीनी बनाने के लिए तश्कील दी कमेटी। कानपुर में रिजवी ग्राउंड के दुकानदार परेशान। 26 मार्च के आग के हादसे के बाद इंतजामिया ने अब तक नहीं ली मुतासरीन की खबर। गुजरात उर्दू साहित्य अकादमी की जानिब से 5 सालों बाद अदीबों को एजाज। गौरव पुरस्कार देकर की हौसला अफजाई। सिर्फ उर्दू का नाम लेने से जबान की तरक्की मुमकिन नहीं। बेंगलुरु सेमिनार में मुकर्रिरीन ने अमली इक़दाम उठाने पर दिया जोर। दिल्ली हुकूमत के दूसरे बजट से मुस्लिम तंजीमों को मायूसी। कहा बजट में मुस्लिम तलबा के लिए तालीम के लिए फंड है नाकाफी। खास बात तफसील से। कोलकाता के गणेश टाकिस के करीब जेर तामीर फ्लाईओवर के गिरने से 18 अफराद हलाक हो गए हैं। अभी भी मलबे में कई अफराद दबे हुए हैं। एनडीआरएफ और फौज बचाव और राहत के काम में जुटी हुई है। दूसरी जानिब रियासत के चुनावी माहौल में लाशों पर सियासत शुरू हो गई है। दोपहर की कड़ी धूप में लोग सायेदार जेर तामीर फ्लाईओवर के नीचे हादसे से बेखबर, लेकिन अचानक जेर तामीर फ्लाईओवर का हिस्सा गिर पड़ा। लोगों ने बचने की कोशिश की, कुछ कामयाब हुए और कुछ बदकिस्मत इसकी चपेट में आ गए। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, किसी को कुछ सोचने समझने का मौका तक न मिला। आन की आन में कई घर सोग में डूब गए। हादसे के फौरी बाद इंतजामिया हरकत में आ गया। एनडीआरएफ की टीमें फौरी जाए हादसे पर पहुंची और राहत और बचाव का काम शुरू किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फ्लाईओवर के गिरने की आवाज किसी बड़े धमाके जैसी थी। हादसे की इत्तला मिलते ही चुनावी दौरा छोड़ वजीर आला ममता बनर्जी जाए हादसे पर पहुंची और राहत कार्य का जायजा लिया। इस दौरान ममता ने मुतासरीन के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। একটা মানুষ মরে গেলে তার অর্থ দিয়ে তা কখনো পূরণ করা যায় না, যার চলে যায় সে বোঝে। একটা মানবিক প্রাণের গুরুত্ব অনেক বেশি, কিন্তু পরিবার পরিজন তো থাকে, তাদেরই বা কে দেখবে, এরকম অনেক আছে। সেই জন্য 5 লক্ষ টাকা করে একটা ডেড বডি যারা মারা গিয়েছে তাদের পরিবার, 2 লক্ষ টাকা করে যারা সিরিয়াস ইনজিওর্ড হয়েছে তাদের পরিবার, এবং যার কম ইনজুরি হয়েছে তাদের 1 লাখ টাকা করে, প্লাস ওদের যতগুলো ট্রিটমেন্ট বা আছে সমস্ত ট্রিটমেন্টটাই গভর্নমেন্ট করছে। টোটাল আরো যদি কিছু সাহায্য চাই আমরা সবাই রাজি আছি। चुनावी माहौल में इतना बड़ा हादसा हो और उस पर सियासत न हो, ये कैसे मुमकिन है? चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहिबा वहां पर जो घटना स्थल पर वहां पर जाकर उन्होंने वक्तव्य तो दे दिया, भाषण तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर जो राहत के लिए जो सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी वो सीरियसनेस नहीं दिखी। और जो अभी तक लोग कह रहे हैं, जो जिस तरह की बात सामने आ रही है, उससे एक बात बहुत साफ है कि ये जो
फ्लाईओवर गिरा है, ये बहुत क्लियर कट केस ऑफ द करप्शन है। ये करप्शन का बहुत क्लियर केस है। इसीलिए हमने कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो इस पाप के लिए, जो इस अपराध के लिए दोषी है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उसको जेल भेजा जाए। हादसा कैसे हुआ, ये तस्वीर तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल मामले में सियासी जमातें सियासी रोटी सेंकने में जुट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। और बात मुंबई के धमाकों की। मुंबई के 2002 और 2003 बम धमाका मामले में मुंबई की पोटा अदालत कल सजा का ऐलान कर सकती है। आज भी इस मामले पर समाअत हुई। कोर्ट ने मंगल को इस मामले में 10 लोगों को कसूरवार करार दिया था। इन सभी को पोटा और आर्म्स एक्ट के तहत कसूरवार करार दिया गया है। इसके कबल 3 लोग बेकसूर करार दिए जा चुके हैं और इन्हें रिहा भी कर दिया गया। मुल्क में खवातीन की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मरकजी हुकूमत ने जिस कमेटी का क़याम किया था, उसने सिफारिश की है कि ज़बानी यकतरफा और 3 बार तलाक के साथ ही 1 से ज़्यादा शादी पर रोक लगाई जानी चाहिए। ताहम इस मामले में जेडीयू रहनुमा अली अनवर का कहना है कि तलाक के मामले को लेकर पहले नुक्ते नज़र को तब्दील करने की ज़रूरत है। कि 3 तलाक एट ए टाइम, ये तो इस्लामी तौर पर भी गलत है। 3 तलाक एट ए टाइम ये कुरान के हिसाब से, हदीस के हिसाब से, इस्लामी शरिया के हिसाब से गलत है। अब ये चलन में है कुछ जगह, तो कुछ जगह चलन में है, तो लोगों की जहनियत बदलने की ज़रूरत है। जो हमारे उलमाए दीन है, इस्लाह मासरा हमारे यहाँ है, इसीलिए उसके ज़रिए, और फिर जो उसके विक्टिम हैं, विक्टिम प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। झारखंड के लातेहार में 2 मुस्लिम ताजिरों के कत्ल मामले को लेकर इदारा शरिया का 10 रुकनी वफ़द रियासत के डीजीपी के पांडे से मुलाकात की। इस मौके पर वफ़द ने कत्ल मामले के ताल्लुक से 10 निकाती मुतालबात पेश किए। 10 निकाती मुतालबात थे हमारे इसमें सबसे पहला तो ये था कि वो उस इलाके में अभी भी मुसलमानों में काफ़ी दहशत है और खौफज़दा कर रहे हैं ये लोग। सिर्फ 8 आदमी नहीं है, 108 भी हो सकते हैं अगर सही से इंक्वायरी हो जाए तो। और सुपरविज़न और डायरी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो कातिल हैं इनको करार वाकई सज़ा देने के लिए सुपरविज़न और डायरी में कहीं कोई जानिबदाराना रोल नहीं होना चाहिए। नहीं, जो इन्होंने बातें बताई, वो चूँकि ये लोग गांव में गए थे, लोगों से मिले, लोगों से बातचीत किए और वहाँ के जो हालात हैं, जहाँ के मसाइल हैं, वो सब इनको मालूम हुआ और आकर के इन्होंने बताया। जिस भी तरह का सुझाव आया है वो बहुत बढ़िया है। और खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और बात करेंगे वक्फ की। तहसील के सरकारी मुलाजिमीन की मिलीभगत से मेरठ में वक्फ प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द किए जाने का नया मामला सामने आया है। यह मामला मेरठ के अब्दुल्लापुर इलाके के इस्लामाबाद छपरोली का है। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी को तहसील टीम ने वक्फ से बाहर दिखाकर बदनवानी के पूरे मामले को अंजाम दिया। मामले की हकीकत सामने आने के बाद तहसील इलाके के लेखपाल गुरमोहर सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है और जिला इंतजामिया ने दोबारा जांच का हुक्म दिया है। जो मामला था ये माननीय उच्च न्यायालय में लंबित था, चल रहा था। माननीय उच्च न्यायालय ने सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आदेश दिया था कि इसमें जांच कराते हुए जो उस संबंधित वक्फ से आई 2554 के जितने भी खेवड़ थे या खसरा नंबरान थे उसकी रिपोर्ट भेजें, जिसके आधार पर बोर्ड निर्णय ले कि कौन कौन से उसके रकबे वक्फ के हैं, कौन कौन से नहीं। जो रिपोर्ट गई उसमें कुछ तहसील स्तर पे त्रुटि हुई लेखपाल के स्तर से, और मीनवाइल बोर्ड अपना आदेश जारी कर चुका था। और लेकिन फिर बाद में मामला संज्ञान में आने पर एक लेखपाल निलंबित हो गया है और बाकी जांच चल रही है। अब जांच के उपरांत ही जो भी रेक्टिफाइड रिपोर्ट होगी वो बोर्ड को भेज दी जाएगी।
ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत ने वक्फ की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। मशावरत से जुड़े लोगों का कहना है कि असल मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जाती और निफाज करने वाले एजेंसियों को मजबूत किया जाना जरूरी है, क्योंकि कानून के निफाज के बगैर कोई मसला हल नहीं हो सकता। एक बात तो बिल्कुल ये तय है कि जो एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल का एक पुराना ख्वाब था, और वक्फ एक्ट के अंदर भी वो है कि भाई ये पूरा कंप्यूटराइजेशन होगा औकाफ की जायदादों का, वो अभी नहीं हुआ है। ये एक बड़ा फ्लॉ है और उसमें पैसे की कमी है। एक वजह ये भी है, कुछ एक विल की कमी है, एक दूसरी वजह ये भी है। तो किस तरह से एक अवामी दबाव बनाया जाए, जब तक पब्लिक अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं आएगी तो हम कैसे करेंगे। जो बात बुनियादी तौर पर जिस पर गौर नहीं किया जाता है कि अच्छा से अच्छा कानून अज खुद कारगर नहीं होता है जब तक कि उसे नाफिज नहीं किया जाए, और नाफिज करने वाली जो एजेंसीज हैं उनके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कराई जाए। इसलिए कि अगर नाफिज करने की क़ुव्वत ही नहीं है तो कैसे करेंगे। तो हमने दरअसल इस मसले पर गौर किया और हमने पाया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का मसला है वक्फ का, उस पर बात करने की ज़रूरत है। और ये कब बात करने की ज़रूरत, देखने की ज़रूरत है कि किन वजहों से वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। लखनऊ में शिया रहनुमा सैयद कल्बजवाद ने बड़े इमामबाड़े के पुराने दुकानदारों को मुनासिब जगह पर मुंतकिल करने की मांग की है। मौलाना ने हुसैनाबाद ट्रस्ट पर बदउनवानी का इल्जाम लगाते हुए वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने दुकानदारों की हिमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला इंतजामिया पर मनमानी करने का इल्जाम लगाया है। ये बहुत दिनों से ये हमारे पास आ रहे हैं और इन्हें कहा कि हमें धमकी दी गई है कि तुम यहाँ से अगर नहीं हटे तो हम दुकानें जो हैं फेंक देंगे तुम्हारी। तो हमने नौनीस सैगर साहब से भी बात की इस सिलसिले में कि भाई इनके साथ इंसाफ किया जाए, और इनको जो दुकानें जहाँ पर कहा जा रहा है इलाट करने के लिए, वहाँ के ऊपर मैंने खुद जाकर देखा तो वहाँ पर वो ट्रांसफार्मर लगे हुए अंदर सैंचियों में जगह ही नहीं, कई सैंचियों में तो ट्रांसफार्मर है जिसमें जगह ही नहीं है, तो दुकान कहाँ खुलेगी। और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर कोई सेफ्टी भी नहीं है और वो सामान अपना कहाँ में बंद करने के साथ उन्होंने कहा कि इस पर शटर नहीं लगा सकते आप, इसको आप बंद नहीं कर सकते, तो क्या आप पे खुला सामान भी छोड़ कर उसमें चले जाएँ। दूसरी चीज़ वहीं पर टॉयलेट भी एक बना हुआ है जिसकी वजह से बेइंतहा वहाँ बदबू, जिसकी वजह से शायद कोई वहाँ पर कोई सयाह वहाँ कोई भी जो है वो टूरिस्ट वहाँ पर आ भी नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा वहाँ बदबू है इसमें। तो हम जाके मुआयना करके आए हैं तो वो वहाँ पर तो, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई इनकी सुनी नहीं और पता चला 2-3 दिन पहले इनकी सारी दुकानें उठाकर उन्होंने। कानपुर में रिजवी ग्राउंड के पास के दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का मसला पैदा हो गया है। 26 मार्च को लगी आग में सैकड़ों दुकानें जलकर खाक हो गई थी, लेकिन इंतजामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। अब तक किसी अफसर को मुतासरीन से मुलाकात तक करने की फुर्सत नहीं मिली है। हालांकि इस मामले की जांच के अहकाम दिए गए हैं, लेकिन मुतासरीन को इससे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। निहायत गरीब दुकानदार हैं और 3 बार की आग के टूटे हुए हैं। ये चौथी भीषण आग लगी है, तो इसमें जो कुछ पूंजी पधारी थी इसी में थी और सब खत्म हो गया मेरा। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं आया और ना कोई अपना अफसरान झांकने आ रहा हमारे पास। गरीब दुकानदार, जाहिर सी बात है, चौथी बार आग लगी बाजार में, टूट गया है, एकदम परेशान हो गया है। अब आदमी के पास इतने भी पैसे नहीं ना कि वो कैसे सोचने का भी उसके पास दिमाग नहीं बचा, इतना परेशान है। मतलब जिला अधिकारी आए, तहसीलदार आए, यहाँ पर देखें आगे कि क्या यहाँ पर देखिए क्या कुछ हुआ। अभी ये समझ जुमे की जो है सुबह जो है आग लगी और उन्होंने आके देखा था का खानापुरी के लिए चले गए, आश्वासन दे के चले गए। यहाँ पर सब जल चुके हैं, यहाँ से लेकर पीछे तक के दुकानदार 100 दुकानदार तकरीबन जल चुके हैं और उन्होंने सब दिलासा दिया और कुछ भी ना करा। ये सच है कि परेड बाज़ार में जो आग लगी या लगाई गई वो बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही अफसोसनाक है और उसमें सैकड़ों की तादाद में दुकानदार जो हैं वो पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गए। अब उनमें इतनी हिम्मत और सकत नहीं है कि दोबारा वो अपने आप को खड़ा कर सकें। इसको लेकर के ज़िला इंतज़ामिया ने जो आश्वासन दिया था कि हम इसकी मजिस्ट्रेटी जांच करा करके और इसमें जो भी जिसका नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।
खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने आजम खान पर सख्त तनकीद की है। गिरिराज सिंह ने आजम खान को पाकिस्तान का एजेंट करार दिया है। यूपी के बलिया में गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की जबान बोलते हैं आजम खान। यूपी हुकूमत ने सरकारी नौकरियों में अक़लियतों की हिस्सेदारी यकीनी बनाने के लिए आला सतही कमेटी बनाई है। 4 रुकनी कमेटी को अक़लियती तबके में तालीम को फ़रोग़ देने और तरक्याती स्कीमों में उनकी हिस्सेदारी को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। कमेटी अक़लियतों से मुताल्लिक़ सरकार की तरक्याती स्कीमों का तज्ज़िया करने के बाद रिपोर्ट पेश करेगी। दूसरी जानिब सरकार के इस कदम को ETV की खबरों का असर करार दिया जा रहा है। RTI से मिलने वाली जानकारी को ETV ने मुसलसल कवरेज दिया, जिससे सरकार होश में आई है। गवर्नमेंट ने इसको और मज़ीद बाअसर बनाने के लिए, मुअस्सिर और प्रभावी बनाने के लिए इस काम को और उसका रिजल्ट बरामद करने के लिए एक कमेटी गठित कर दी। शिक्षा उन्नयन, मात्राकरण, सहभागिता, यानी 3 चीज़ें इसकी मुख्य रूप से देखी जाएंगी। RTI से हमने ये सब कुछ निकाला था मसौदा, और ये ETV ने इसको प्रमुखता के साथ चलाया। तो ये ETV की खबर का असर ही है। मैं पूरे तरीके से कह सकता हूँ ये कि ETV उर्दू की खबर का असर ये रहा कि सरकार अपनी मधुर निद्रा से जागी और उसने फिर एक्शन ऑफ प्लान जो है वो अपना बदला, और ETV की खबर का ये असर रहा कि सरकार जो है होश में आई है और वो उस पर कुछ करना चाहती है। अब ये लगता है कि मुमकिन कुछ ना कुछ काम इस पर ज़रूर होगा। तेलंगाना के जिला महबूब नगर की अशरफिया एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कोलमपल्ली गांव में 1 मई को सर्वधर्म सम्मेलन का एहतमाम किया जाएगा। सोसाइटी के नायब सदर एडवोकेट सलीम ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मरकजी वज़ीर दाखिला ने इजलास में बहसीत मेहमान खुसूसी शिरकत करने का वादा किया है। में कोलमपल्ली पे एक दरगाह है सैयद शाह अहमद खताल हुसैनी, जो 40 साल पुरानी दरगाह है। वहाँ के हज़रत जो प्रीस्ट हैं दरगाह के, वो हमेशा इंटर रिलीजन फेथ कॉन्फ्रेंस करते हैं। सिंस 10 ईयर से वो कर रहे हैं। इस बार 11वें साल जो है ना होम मंत्री को बुलाकर, क्योंकि देश के अंदर जो इंटॉलरेंस का क्वेश्चन चल रहा है उस पर जो है ना हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो है ना इंटॉलरेंस नहीं बल्कि टॉलरेंस में है। वहाँ पर जो है गुजरात के अदीबों को जिस वक्त का इंतजार था वो आ ही गया। गुजरात उर्दू साहित्य अकादमी की जानिब से गौरव पुरस्कार से अदीबों और शायरों को नवाजा गया। 5 साल बाद आए इस लम्हे ने अदबी हलकों में जश्न का माहौल पैदा कर दिया है। आप देखिए खुसूसी रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। गुजरात साहित्य अकादमी हर साल अदबी दुनिया में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को एजाज़ात से नवाजती है, लेकिन पिछले 5 सालों से उर्दू साहित्य अकादमी ने गौरव पुरस्कार किसी भी उर्दू अदीब को नहीं दिया था। इस साल तकरीब ने पूरे 5 साल को अपने अंदर समेट लिया। 2010 था 14 तक का गौरव पुरस्कार देने का ऐलान हुआ। अहमदाबाद में मुनक्किदा जलसे में अदीबों को गौरव पुरस्कार, चेक, शॉल और सनद से नवाजा गया। उर्दू साहित्य अकादमी की ओर से उर्दू गौरव पुरस्कार, गुजरात गौरव पुरस्कार जो साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है, 5 साल के सम्मान आज माननीय मंत्री जी के हाथ से दिए गए। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज अहमदाबाद में उर्दू साहित्य अकादमी की ओर से उर्दू के जो जाने माने साहित्यकार हैं उसको गौरवान्वित किया गया। 2010, 11, 12, 13, 14 और 15 इस कार्यक्रम राज्य सरकार आगे से आगे ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। इस मौके पर 5 अदीबों को गौरव पुरस्कार दिया गया। 5 सालों के जमूद को तोड़ने के लिए अदीबों ने उर्दू साहित्य अकादमी का शुक्रिया अदा किया। बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, और ख़ास तौर पर इसमें जैसा पहले भी किया था भाग्येश भाई झा, और आज हमारे जो कल्चरल मिनिस्टर नानू भाई नवानी आए थे, इन लोगों ने जो रोल अदा किया वो काबिल मुबारकबाद है, क्योंकि 5 साल से
एक ठहराव आ गया था, जहाँ थे वहीं पड़े थे, कोई पूछता नहीं था। लेकिन भाग्येश भाई झा ने आके इस जुमूद को तोड़ा, मुबारकबाद देता हूँ। 8-10 साल से रुक गया था गुजरात गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन फिर वापस शुरू हुआ है भाग्येश झा साहब के आने के बाद। तो ये एक अच्छा काम हुआ है और आज तमाम ज़बान के लोग यहाँ इकट्ठे हुए। गौरव पुरस्कार के साथ साथ इस जलसे में उर्दू की बेहतरीन किताबों पर 3 साल पर मुनहसिर अवार्ड दिया गया। 1983 में गुजरात आया था, पहले मैं बड़ौदा आया, फिर भरूच गया, फिर मैं सूरत गया। 15-16 साल में गुजरात में रहा और आज गुजरात उर्दू साहित्य अकेडमी ने मुझे गुजरात गौरव अवार्ड देके मुझे पूरा गुजराती बना दिया। 2013 में मेरी शाये शुदा किताब बिखरती साहतों का सिलसिला, उसके लिए पहला इनाम दिया गया है। खुशी तो जाहिर है, आदमी जब काम करता है तो उसकी कामयाबी पे खुशी होती है, और ये तमाम इसके पीछे माँ की दुआएं हैं, रब की अताएं हैं, अपनी मेहनत है। लंबे अरसे बाद इस तरह के एजाज मिलने से अदबी हलकों में खुशी का माहौल है। एजाज हासिल करने वाले गुजरात उर्दू साहित्य अकेडमी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि अब ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। ईटीवी के लिए अहमदाबाद से रोशन आरा की रिपोर्ट।